सोच कर देखिए, एक आदमी, एक नाम जो स्टॉक मार्केट का राजा बना, एक मास्टरमाइंड जिसे दुनिया बिग बुल के नाम से जानती है। और फिर एक रात, एक सेंसेशनल खबर और एक स्कैम जो पूरा भारत हिला के रख देता है। 1992 का साल और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर एक रिपोर्ट जो पूरी फाइनेंशियल दुनिया को शॉक कर गई। नाम नहीं था, बस एक शब्द था, बिग बुल। ये कहानी है हर्षद मेहता की, जो अपने अकेलेपन में स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा बुल रन क्रिएट करता है। और एक सिस्टम जो पूरे भरोसे पर चल रही थी, उसका पूरा भरोसा तोड़ दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक प्री प्लान्ड एक्सपोजे नहीं था, जैसे वेस्टर्न मीडिया में होता है, जिसमें मिनिस्टर रिजाइन करते हैं और बिजनेसमैन जेल जाते हैं। वैसा कुछ नहीं था। ये तो बस गॉसिप से शुरू हुआ एक स्कैम था। एक गॉसिप जो एसबीआई के एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने पास की और सुचेता दलाल ने उसे एक न्यूज़ स्टोरी बना दिया। और ये स्कैम सिर्फ हर्षद मेहता का नहीं था, बल्कि एक पूरी सिस्टम की कहानी थी। एक ऐसे सिस्टम की कहानी जो भरोसे पे चल रही थी, और वही भरोसा सबसे बड़ा धोखा बन गया। तो चलिए इस कहानी का सबसे पहला पर्दा उठाते हैं। एक बिग बुल की राइज और एक स्कैम की शुरुआत। एक नाम जो स्टॉक मार्केट के हर कोने में गूंजता था, हर्षद मेहता यानी बिग बुल। हर्षद मेहता एक आम मिडिल क्लास फैमिली से आता था, लेकिन उसके सपने उसके असल से कहीं ज्यादा बड़े थे। उसका एक यूनिक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी था, रिप्लेसमेंट कॉस्ट थियरी। इस थियरी के मुताबिक एग्जिस्टिंग कंपनीज को उनके हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर नहीं, बल्कि उनको दोबारा एस्टैब्लिश करने के कॉस्ट पर वैल्यू किया जाता था। ये थियरी समझने के बाद हर्षद ने देखा कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज अंडर वैल्यूड है। उसका कहना था ये कंपनीज स्टॉक मार्केट के हिडन जेम्स है, जो फ्यूचर में गोल्ड माइन बनेंगी। 1980s और 1990s के बीच हर्षद मेहता ने एक अकेले स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा बुल रन चालू किया। उसने इंडियन स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस लाया, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया और एक नए इकोनॉमिक दौर की शुरुआत की। लेकिन जैसे ही हर्षद मेहता ऊपर चढ़ता, उसके लग्जरी लाइफस्टाइल ने सबका ध्यान खींच लिया। एक ऐसे वक्त में जब लोग स्कूटर्स और मारुति 800 चलाते थे, हर्षद ने एक 45 लाख की टोयोटा लेक्सस चलाता था, जो उस वक्त का सबसे लग्जरी मॉडल था। और जब भी बिग बुल ऊपर जाता है, तो दुनिया की नज़र उसके हर कदम पर होती है। एक ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम जो सिर्फ भरोसे पे चल रही थी, और वही भरोसा एक स्कैम का बुनियाद बन गया। 1990s के फाइनेंशियल मार्केट का एक अजीब ही खेल था। बैंक्स और ब्रोकर्स के बीच का रिश्ता एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह था। कभी ब्रोकर सिर्फ एक एजेंट होता था जो डील्स करवाने के लिए ब्रोकरेज कमाता था, और कभी ब्रोकर खुद एक क्लाइंट बन जाता था बैंक्स के थ्रू अपने फंड को चैनलाइज करने के लिए। ये राउटिंग का सिस्टम था जो ट्रांजैक्शन को लेजिटिमेट करने के लिए यूज होता था। इसमें बैंक्स ब्रोकर्स के बिहाफ पर डील्स करते और उन्हें एक फिक्शनल काउंटर पार्टी बैंक का स्टेटस देते। ब्रोकर्स के लिए एक तरीका था बैंक के पैसे का यूज करने का, बिना मार्जिन मनी के रिक्वायरमेंट्स के। और सबसे बड़ी बात, पूरा सिस्टम ट्रस्ट पे चल रही थी। कई डील्स बिना प्रॉपर पेपर वर्क के सिर्फ ओरल इंस्ट्रक्शन पे होती थी। कॉल मनी ट्रांजैक्शंस तो सिर्फ फोन कॉल पर सेटल हो जाती थी, और डॉक्यूमेंटेशन बाद में होता था। लेकिन जब सिस्टम का हर प्लेयर, चाहे वो बैंक हो या ब्रोकर, अपनी ग्रिड यानी लालच के पीछे भागे, तो ये ट्रस्ट एक डेंजरस वेपन बन गया। हर्षद मेहता ने इस सिस्टम के फ्लॉज का पूरा फायदा उठाया। बैंक ने ब्रोकर्स को फंड किया, और ब्रोकर्स ने वही पैसा मार्केट में अपनी डील्स के लिए लगाया। ये सब आरबीआई की रूल्स का वायलेशन था, लेकिन सिस्टम में हर कोई मिलकर इसका हिस्सा बन चुका था। ये स्कैम सिर्फ एक इंसान का नहीं था, ये एक पूरी सिस्टम की कहानी थी जो ग्रीड और लूप होल्स के बीच फंस गई थी। एक छोटी सी गॉसिप एक बड़ा स्कैम एक्सपोज करने की शुरुआत बन गई। सब कुछ शुरू हुआ 22 अप्रैल 1992 को, जब एक एक्स एसबीआई एम्प्लॉय ने एक छोटी सी बात टाइम्स ऑफ इंडिया तक पहुंचाई। उस रात 10:30 बजे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल फाइल होता है, जो अगली सुबह फ्रंट पेज पर छपता है। ये आर्टिकल हर्षद मेहता का नाम नहीं लेता, बस उसे बिग बुल के नाम से रेफर करता है। ये रिपोर्ट इंडियन मीडिया के लिए एक नया दौर लाई, लेकिन वेस्टर्न स्टाइल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जैसे सॉलिड एविडेंस के बिना ही ये स्टोरी लिखी गई थी। तब तक हर्षद ने एसबीआई के 616.17 करोड़ रुपीज 4 दिन के अंदर वापस कर दिए थे। सिर्फ एक छोटा चेक 6.35 करोड़ का 24 अप्रैल को डिलीवर होना था। लेकिन जब ये आर्टिकल छप गया, स्कैम का डिस्कशन पब्लिक इमेजिनेशन में हर्षद के नाम के साथ जुड़ गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात फॉल्स बैंक रिसिप्ट्स यानी बीआरस स्कैम की कोर थी। ये रिसिप्ट्स बिना सिक्योरिटीज के इशू होती थी, और बैंक्स को ऐसे ट्रांजैक्शन कवर करने के लिए यूज किया जाता था, जो आरबीआई के रूल्स का वायलेशन था।
हर्षद ने बैंक्स के साथ इस लूप होल्स का पूरा फायदा उठाया, लेकिन स्कैम सिर्फ एक आदमी तक सीमित नहीं था। हर एक प्लेयर, ब्रोकर्स, बैंक्स और रेगुलेटर्स इस खेल का हिस्सा। और फिर 23 अप्रैल का दिन आया। टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन था, ब्रोकर आस्क टू स्क्वायर अप ₹500 करोड़। उस दिन हर्षद का नाम ऑफिशियली नहीं लिया गया, लेकिन मीडिया और पब्लिक ने उसे बिग बुल का टैग दे दिया। अब स्कैम के बारे में सिर्फ एक सवाल था, क्या हर्षद मेहता एक जीनियस मास्टरमाइंड था या एक फ्रॉड सिस्टम का शिकार? हर्षद मेहता एक मास्टरमाइंड या एक मिसअंडरस्टूड बिजनेसमैन? स्कैम के पीछे की सच्चाई अलग अलग एंगल से समझना जरूरी है। सुचेता दलाल का एक्सपोजे। द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल ने स्कैम को एक्सपोजे किया, लेकिन हर्षद मेहता और एसबीआई ने स्टोरी को तुरंत डिनाई कर दिया। इस पर हर्षद मेहता की सफाई ये थी कि हर्षद का कहना था, मुझ पर लगाए गए एलिगेशंस गलत है, मैं एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन हूँ। उसका लॉजिक ये था कि उसकी फैमिली की नेटवर्थ उस समय 3000 करोड़ थी। अगर पैसा चुराना होता तो वो सिर्फ 500 करोड़ का स्कैम क्यों करता? एसबीआई को दिया गया पैसा और उसका टाइमली रीपेमेंट हर्षद के डिफेंस को मजबूत बनाता था। स्कैम सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं था। बैंक्स, ब्रोकर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज सब इस खेल का हिस्सा थे। बैंक्स ब्रोकर्स को फंड करते थे और उनकी इलीगल प्रैक्टिस को ओवरलुक करते। आरबीआई जैसे रेगुलेटर्स भी वन आइड गॉड की तरह बिहेव कर रहे थे, कभी देखा कभी नजरअंदाज किया। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर्षद मेहता को एक विलन के रूप में दिखाना जब पूरी सिस्टम ही करप्ट थी? एक स्कैम जो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की कहानी एक्सपोज करती थी। हर्षद मेहता की इमेज बिग बुल से सीधे स्कैम स्टार तक गिर गई। मीडिया ने उसे फाइनेंशियल वर्ल्ड का विलन बता दिया, जबकि सिस्टम के और प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट छुप गया। उसके लग्जरियस लाइफस्टाइल, टोयोटा लेक्सस, हाई प्रोफाइल डील्स अब उसकी ग्रिड का सिंबल बन गया था। एसबीआई ने अपना पैसा वापस ले लिया, लेकिन इस स्कैम मार्केट में ट्रस्ट को हिला गया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लूप होल्स एक्सपोज हुए, जहां बीआरस जैसे इलीगल प्रैक्टिसेस नॉर्मलाइज हो चुकी थी। आरबीआई का रोल भी स्पॉटलाइट में आ गया। उन्होंने कहीं कहीं स्कैम को प्रिवेंट करने के बजाय उसे इग्नोर कर दिया। आरबीआई और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज की इनएक्शन स्कैम का एक बड़ा कारण थी। स्कैम ने बताया कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से कितना दूर था। ये स्कैम एक सबक था कि ग्रीड और लूप होल्स के बीच एक प्रॉपर बैलेंस जरूरी है। फाइनेंशियल सिस्टम को ये समझना पड़ा कि ट्रस्ट एक फाउंडेशन है, लेकिन बिना ओवरसाइट के ये सिस्टम को वल्नरेबल बना सकता है। और ये सब एक शुरुआत थी। स्कैम के वाइब्रेशन ने पूरी इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। स्कैम के बाद हर्षद मेहता का डाउनफॉल हुआ, लेकिन उसने एक लेगेसी छोड़ी, एक ऐसे फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन की जो फ्लॉज के साथ आया था। इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज को सुधारना पड़ा और नए पॉलिसीज लाए गए जिससे ऐसे स्कैम को रोका जा सके। और एक सबक हर इन्वेस्टर के लिए, स्टॉक मार्केट एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बिना सोच समझ के इन्वेस्ट करना एक रिस्क है जो कभी कभी डिजास्टर बन जाता है।